वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एडुराइट बीपीएससी चैनल पर स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, फॉर्मेशन के जब तक 1950 के बाद अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं 2020 तक, और जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी या बीपीएससी में जो भी पूछे जाते हैं या और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है और ना फ्लेक्सिबल है, तो इसको हम अमेंड किया जा सकता है। और इसे अमेंडमेंट आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, तथा आर्टिकल 13 के तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जाता है। और ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो केंद्र की सरकार है, पार्लियामेंट, वहीं इस आर्टिकल के तहत संविधान को अमेंड करती है। और जो भी नए आर्टिकल या एक्ट लाया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही लाया जाता है, न कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लाया। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो पार्लियामेंट असेंबली के द्वारा होता है, जो सेंटर में होती है, केंद्र में होती है, न कि स्टेट लेजिस्लेटिव। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ऑप्शन में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, तो क्या? तो ऐसा नहीं है, केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये तो मेंशन नहीं किया गया है क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन कभी कभी जजमेंट में कहा गया कि ऐसे ऐसे, जैसे 368 हो गया, प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आते हैं। तो इसका अमेंडमेंट तीन तरीके से किया जाता है: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट किया जाता है उसमें सेकंड शेड्यूल होता है, जहाँ स्टेट का क्रिएशन या लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में क्रिएशन या एवोल्यूशन, जैसे अभी आंध्र प्रदेश का एवोल्यूशन लेजिस्लेटिव काउंसिल का करने का प्रस्ताव हो, तो इस तरह का अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के तहत किए जाते हैं। चाहे लैंग्वेज का पार्लियामेंट में इंग्लिश का यूज हो, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, तो सिंपल मेजॉरिटी में आते हैं। चाहे सैलरी एंड अलाउंस में जो चेंजिंग करना हो पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसमें ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत कर सकते हैं। और जो भी है सेकंड शेड्यूल के तहत इमोलमेंट अलावेंस, जो भी है प्रेसिडेंट गवर्नर के उनके कितने भत्ते दिए जाएंगे, कितना वेतन दिया जाएगा स्पीकर या जज को, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत होती है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी का एग्जाम्पल भी है। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब कि मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जितने हाउस की संख्या हो उससे 50%, 100 है तो 50% से एबव होना चाहिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो भी अगर एक हाउस के 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए और वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, तभी जाकर ये स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होता है। तो इसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न है स्पेशल मेजॉरिटी? तो जब फंडामेंटल राइट्स का इशू हो, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इशू हो, या ऑल जो प्रोविज़न हो सेंटर का हो, जिसे यूपीएससी को लेकर हो या फेडरल करेक्टर को लेकर हो, तो उसकी चेंजिंग जीएसटी को हो, तो उसका चेंजिंग स्पेशल मेजॉरिटी विथ रेटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट जीएसटी में आएगा। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी जीएसटी का स्पेशल मेजॉरिटी से ही हुआ था, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रहे मित्रों। और थर्ड में जो है स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 50% तो प्रेजेंट रहना चाहिए मोर देन, बट मतलब 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए।
तो उसका, और बाकी जो हाफ ऑफ स्टेट जैसे 27 हो गए, तो 13 स्टेट से कम 28 राज्य हो गए, 29 राज्य हो गए, तो 13-14 राज्य से मतलब रेटिफिकेशन होना जरूरी है। ये थर्ड कैटेगरी में है, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ स्टेट। इसमें जीएसटी उदाहरण है कि इसका किया गया था, या कोई भी फेडरल कैरेक्टर का प्रोविजन हो तो उसका स्पेशल मेजोरिटी के तहत करते हैं। और आर्टिकल 13 की तरफ भी अमेंडमेंट किया जाता है, बट आर्टिकल 368 के तहत जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, इसके तहत मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। तो चलिए हम जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक 1950 के जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं अमेंडमेंट, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था, उसके तहत 9th शेड्यूल पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स के लिए था, और जो भी एक्ट और लाज बनाकर अमेंडमेंट करके जो भी एक्ट और लाज बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था, उससे फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। इस तरह से कोई भी सरकार जुडिशियल रिव्यू से के स्क्रूटनी से बचने के लिए 9th शेड्यूल का अलग सा प्रोविज़न फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाला गया। और ये 9th शेड्यूल इम्यूनिटी प्रदान करता है कि कोई भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल का गठन होता है या क्रिएट किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसी के तहत इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही आर्टिकल 31A और 31B का भी इंसर्शन किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो दो कारणों से इम्पोर्टेंट हो गए, पहला तो 9th शेड्यूल हो गया, दूसरा आर्टिकल 31A एंड 31B का इंसर्ट किया जाता है, ये भी इम्यूनिटी प्रदान करता है। और थर्ड इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आर्टिकल 19 जो है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर या एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जैसे आर्टिकल 54 और 55 के तहत, या जो इमरजेंसी प्रोविज़न है उसके तहत जो आर्टिकल 39 का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है, उसको भी इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया जाता है कि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 39 भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल इम्पोर्टेंट हो गया, आर्टिकल 31A ऐड किया जाता है, आर्टिकल 31B ऐड किया जाता है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है। और उसी के तहत अमेंडमेंट आर्टिकल 39 का होता है, आर्टिकल 19 का होता है, जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में होता है। ये जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ABCD ग्रुप में किया जाता है, वो उसको अवेलिस्ट किया जाता है। और जो स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन होता है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, उसके जो बाद में क्लासिफिकेशन होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और बाद में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का स्थापना किया जाता है 1956 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 में, जो स्टेट का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं धर कमेटी और इस फैजल अली कमेटी बनती है, फिर से JBP कमेटी बनती है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। और यही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए भी किया जा सकता है। जैसे बिहार के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी बंगाल के भी गवर्नर थे। इस अमेंडमेंट के बाद ही ऐसा प्रोविज़न डाला जाता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। फिर से ये कॉमन हाई कोर्ट 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट का स्थापना किया जाता है, और उसका जुडिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो यूनियन टेरिटरी का भी एक्सटेंड किया जाता है, पावर उसका यूनियन टेरिटरी के जुडिक्शन को भी बढ़ाया जाता है। और वो स्टेट जो यूनियन टेरिटरी में आते हैं उस पर भी ये अपना जुडिक्शन दे सकते हैं जो हाई कोर्ट बने रहते हैं 2 और 2 स्टेट से ज़्यादा। और जो भी है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज और एक्टिंग जज जो हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही उस प्रोविज़न को लाया जाता है।
और आर्टिकल 350A एक्ट की जो मदर टंग का प्रोविज़न डाला जाता है जो माइनॉरिटी प्राइमरी एजुकेशन में, तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तहत आते हैं वो अपना प्राइमरी एजुकेशन में जो लैंग्वेज है मदर टंग बोल सकते हैं, वो आर्टिकल 350A के तहत 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही डाला जाता है। तथा आर्टिकल 350B जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी पार्ट जो 17 है उसके तहत इसमें मैंने पढ़ाया था जो पार्ट में, तो 17 के तहत मैंने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के और भी जो केसेज होते हैं वो पार्ट 17 में ऐड किए जाते हैं। उसी तरह 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 350A और 350B का एडिशन होता है। जो 350A मदर टंग प्राइमरी एजुकेशन में लागू करता है तथा 350B स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए प्रोविज़न किया जाता है। उसी के तहत 8 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में होता है। वो रिजर्वेशन ये कहता है कि जो एंग्लो इंडियंस और SC/ST के सीट होंगे अभी 104 के तहत किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है 20 सालों के लिए। जो SC/ST का प्रोविज़न है जो राज्यसभा में या रिजर्वेशन सीट होगा उसके तहत एंग्लो इंडियंस को समाप्त किया जा रहा है अभी 104 अमेंडमेंट के तहत। तो ये 8वां अमेंडमेंट के तहत ये जो भी स्टेट लेजिस्लेटर या लोकसभा में सीट होगी SC/ST का, वो एंग्लो इंडियंस का प्रोविज़न इसमें रिजर्वेशन का बढ़ाया गया था 1960 में 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। उसी तरह 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में होता है। ये आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 का अमेंड करता है और जो पार्लियामेंट का पावर है वो बोलता है कि 24th अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के तहत कि कोई भी फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है। लेकिन बाद में गोलकनाथ केशवानंद भारती केस में कहा जाता है कि जो आर्टिकल 13 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 68 के तहत जो किया गया उससे लो होता है। ऑर्डिनरी बिल को अमेंडमेंट किया जा सकता है, नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 30। और जो भी फंडामेंटल राइट के वायलेट करेगा आर्टिकल 30 प्री कॉन्स्टिट्यूशन या बाद के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा। जो फंडामेंटल राइट के जो बाद में केसेज इमर्ज के आती है इसके तहत आर्टिकल 368 और आर्टिकल 30 का जो सेपरेशन पावर जो रूल का एक्ट का रेगुलेशन होता है उसके तहत बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है और बोला जाता है कि जो भी आर्टिकल 13 के तहत अमेंडमेंट हुए ऑर्डिनरी बिल बना है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा और स्टक डाउन कर दिया जाता है। तो 24 के तहत ये जजमेंट दिया जाता है कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट के 24th अमेंडमेंट के तहत कहा जाता है कि पार्लियामेंट का पावर है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और आर्टिकल 368 और आर्टिकल 30 के तहत। और वहीं दूसरे प्रोविज़न में कहा जाता है कि अगर बोथ हाउस के द्वारा अमेंडमेंट अगर सबमिट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट का प्रोविज़न के लिए अप्रूवल के लिए तो वो ओबलाइज होंगे एसेंट देने के लिए, कंसेंट देने के लिए वो बाइंडिंग होंगे। बाद में इसे ख़त्म कर दिया जाता है, जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसके तहत एक ख़त्म कर दिया जाता है। बट सेकेंड रिकॉन्सिडर ऐड किया जाता है कि दोबारा भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पास हो जाए तो उसको एसेंट बाइंडिंग हो जाता है, उनका ऑब्लिगेशन हो जाता है कि देना। उसी तरह 25 के तहत जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी 1300A ऐड किया जाता है, मैंने बताया था उसको लीगल राइट बना दिया जाता है और इम्यूनिटी जो प्रदान करने की 9 शेड्यूल और 31A और 31B के तहत जो किया जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और एक और नया आर्टिकल 31C ऐड किया जाता है जो DSP जो आर्टिकल 39B और C के वायलेट करता है, प्रोविज़न देता है, उसी के तहत आर्टिकल 31C में ऐड किया जाता है और यह नल एंड वॉइड नहीं होगा आर्टिकल 14, 19 और 31 के तहत और इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है किसी भी प्रिंसिपल पर। तो ये डाला गया इंदिरा गांधी की सरकार के समय कि जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करती थी उसको लोग चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें इंदिरा गांधी सरकार को बहुत प्रॉब्लम हुई थी तो उसके तहत ये 31C में डाल दी और बोली कि जो भी आर्टिकल 14 या 19 या 31 के तहत आएंगे
वो चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में अमेंडमेंट के द्वारा इस आर्टिकल को ऐड कर दिया जाता है। फिर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में होता है, उसके तहत 363 ये आर्टिकल ऐड किया जाता है। और जो प्राइवेट पर्स जो जमींदारों को एक शेयर, एक सरकार शेयर देती थी, एक पेंशन देती थी, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो पहले जो जमींदार जो प्रिंसली एस्टेट थे उनको एक पेंशन दिया जाता था, एक प्राइवेट पर्स उसको नाम दिया जाता था, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो रूलर होते हैं उनको पैसा है पेंशन दिया जाता था, क्योंकि सरकार में वो लोग विलय करते हैं, तो उसके तहत सरकार अपना पेंशन देती थी कि मैं आप सरकार में विलय करेंगे, सहमति बनी थी कितना पेमेंट किया जाएगा, तो वो 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ख़त्म कर दिया जाता है। उसी तरह 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में होता है, ये भी इंदिरा गांधी सरकार के समय होता है। और ये सबसे अगर इम्पोर्टेंट कहा जाए तो सबसे कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं 42 के तहत, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत 42 अमेंडमेंट के तहत ही 42वां अमेंडमेंट के तहत ही ये जितने भी मैंने अभी डिस्कस किया है, इंदिरा गांधी की सरकार उस समय होती है, ये 42 अमेंडमेंट भी उसी की सरकार के समय होती है। और ये पहली बार प्रियम्बल में भी चेंजिंग करते हैं। प्रियम्बल बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में शामिल हो जाता है, और प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारतीय जजमेंट में भी कहा जाता है। तो इस तरह देखेंगे कि जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किया जाता है। तीनों वर्ड का एडिशन कौन संविधान अमेंडमेंट के तहत किया जाता है, तो 42 अमेंडमेंट के तहत। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बोला था पार्ट्स में जब पढ़ाया था कि ड्यूटीज भी जब फंडामेंटल मिल गया, डीपीएसपी मिल गया, तो आपको कुछ ऑब्लिगेशन है कि उसको पूरा भी करना है। तो आपका भी कुछ कार्य है कि जो जैसे राष्ट्रीय ध्वज का समाज करना, सैनिक का अपमान नहीं करना, उन्हें सम्मान करना, इस तरह के प्रोविजन है कि ये पार्ट 14 ए के तहत, आर्टिकल 51 के तहत फंडामेंटल ड्यूटी जिसे बोला जाता है 42 अमेंडमेंट के तहत ही ऐड किया जाता है। और एक नए आर्टिकल का एडिशन किया जाता है 31D। पहले देखे होंगे 31C उसके पहले ऐड हुआ, और 31D इसके तहत ऐड हुआ। और कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होगा तो उनको इस प्रोविज़न के तहत डाल दिया जाता है कि ये कोई भी आदमी यहाँ देश का एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा भारत है उसके खिलाफ कुछ भी आप स्लोगन नहीं बोल सकते हैं, आप गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। और कोई भी फंडामेंटल राइट है तो उसके तहत भी आप, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट है तो जो मन सो कर सकते हैं। राष्ट्र की अगर आप अवहेलना करेंगे या डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इसके तहत एक प्रोविज़न डाला गया आर्टिकल 31। उसी के तहत आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था अम्बेडकर के द्वारा। और जो 26 जो हाई कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है जुडिशियल रिव्यू, उसके तहत भी ये 32A डाला गया। और ये कहा गया कि जो स्टेट लॉज है वो आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में नहीं आते हैं, जो भी स्टेट बनाते हैं। तो इस तरह से उनको रिव्यू ख़त्म कर दिया जाता था। जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के तहत एक ख़त्म करने का एक प्रोविज़न किया गया। और आर्टिकल 26A भी डाला गया, जो हाई कोर्ट के जो जुडिशियल रिव्यू करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते थे कोई भी सेंट्रल आके, उसमें इनके तहत ये हाई कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो भी लॉज बनाया गया वो फंडामेंटल हो जाता था और जुडिशियल रिव्यू का स्क्रूटनी नहीं कर सकती थी। इस तरह से संविधान को सुप्रीम कहा गया, पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा गया। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करती थी, उनके जुडिक्शन से बाहर करने का एक अमेंडमेंट किया गया इसके तहत कि आर्टिकल 32A के तहत और आर्टिकल 26 के तहत के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में ये जो सेंट्रल लॉ बनती है उसको आप देख नहीं सकते हैं, और आपका पावर नहीं है। और पावर को सबड्यू किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और जो भी जुडिशियल रिव्यू का पावर था वो भी ले लिया गया। तो इस तरह से देखेंगे कि उनको वो पावर उनको छीन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की आज़ादी को छीन लिया गया, जो जुडिशियल पावर उनके अधीन आता था। और जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आता है। इस तरह देखेंगे कि डीपीएसपी में भी 3 आर्टिकल ऐड किए गए,
42वां अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 39 ए, जो फ्री नालसा जिसे बोलते हैं, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस का प्रोविज़न हो, आर्टिकल 39 ए के तहत आता है। ये भी ऐड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट के तहत। आर्टिकल 43 एक जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो शामिल है, उसके तहत ये DPSP में ऐड किया गया। आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्शन करना था, उसी के तहत ये ऐड किया गया। और बाद में देखेंगे NTC एक्ट भी लाया गया, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया था, तो उसके तहत स्टैट्यूटरी बॉडी का निर्माण भी होता है। तो आर्टिकल 48 ए के तहत जो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट किया गया, और जो सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का आर्टिकल 48 के तहत आता है, उसे 42वां अमेंडमेंट के तहत ही शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कंटेनमेंट और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड रीट जुडिक्शन, जो भी रीट जारी करती है, जिससे हर रीट से 5 प्रकार का होता है। कोई भी फंडामेंटल राइट्स का फंडामेंटल राइट का जुडिशरी होता है, तो उसको अगर कटेल होता है फंडामेंटल राइट का, तो वो रीट से जारी किया जाता था। उस तरह वो भी पावर ख़त्म किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के पावर को ख़त्म किया जाता है सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो जुडिशियल रिव्यू के तहत, जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा, और जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। 42वां अमेंडमेंट में ऐसा प्रोविज़न बनाया गया। और ये भी एक प्रोविज़न डाला गया कि जो भी टेनर होंगे लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 6 साल तक भी अमेंडमेंट के तहत बढ़ाया जा सकता है। जो आर्टिकल 83 के तहत, आर्टिकल 172 के तहत सेंट्रल स्टेट के लिए आते हैं, और आर्टिकल 83 जो सेंट्रल लोकसभा के लिए आते हैं, वो 6 साल के लिए अमेंड किए जा सकते हैं। असेंबली का वो जो सेशन होगा 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जो लोकसभा सीट और स्टेट के सीट है, वो फ्रोजन किया जा सकता है, उसे ख़त्म कर दिया जा सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में प्रोविज़न किया गया। पार्लियामेंट्री पावर टू डिसाइड द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ मेंबर एंड कमिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर बाय अमेंडिंग आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 सेंटर और स्टेट का है। ये सेंटर का 105 के तहत और स्टेट का 194। ये कहा गया कि पार्लियामेंट का ही पावर है कि जो भी प्रिविलेज दिया जाता है सांसद का, मंत्री का, या मेंबर का, या प्रधानमंत्री का, वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये इसके तहत ही आता है, ना कि मतलब ये पावर है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट। इस तरह से देख रहे हैं कि आप पावर पार्लियामेंट का बढ़ाया जाता है 42वां अमेंडमेंट के तहत। इंदिरा गांधी की सरकार होती है, उसके द्वारा इस प्रोविज़न को ऐड किया जाता है। पार्लियामेंट को ही यहाँ सुप्रीम बताया जाता है। या कोई भी एक्ट पास होता है, उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत बाहर किया जाता है। और इसी अमेंडमेंट के तहत पार्ट 14 ऐड किया जाता है, न्यू पार्ट 14 ऐड किया जाता है संविधान में। और जो ट्रिब्यूनल होता है, जैसे मैंने बताया था, आर्टिकल 323 और 323B के तहत जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए आते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके तहत इस पार्ट को भी ऐड किया जाता है। और एक और पार्ट का आर्टिकल 257A ऐड किया जाता है, जो आपसा और ये सब फोर्सेज हैं, उसके तहत आर्म फोर्सेज और अदर फोर्सेज ऑफ यूनियन डिप्लाई कर सकती है स्टेट के असिस्टेंस के लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्टेट का भी पावर सेंट्रल द्वारा ओवररूल कर दिया जाता है और सबड्यू कर लिया जाता है सेंटर के द्वारा। और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस अंडर आर्टिकल 236। तो इस तरह देख सकते हैं कि ऑल इंडिया AIJSC का गठन होता है, जो जुडिशियल सर्विस को बहाल किया जाता है, कि जो चुनने का डायरेक्ट एग्जाम से चुनने का बहाली की जाती है आर्टिकल 236 के तहत। तो इस तरह से देखेंगे कॉलेजियल सिस्टम पर भी एक तरह से एग्ज़ाम के थ्रू जजेज बनेंगे। उस तरह से ये एग्ज़ाम का प्रोविज़न किया जाता है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट जज का सिलेक्शन होगा। और ये भी कहा जाता है कि इस अमेंडमेंट के तहत कि प्रोक्लेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन इन एनी पार्ट ऑफ कोई भी प्रोक्लेशन इमरजेंसी होगा, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है किसी भी
टेरिटरी ऑफ इंडिया के तहत कहीं भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये इमरजेंसी लगा सकती है, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो या नेशनल। इसके बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न ख़त्म किया जाता है और ये कहा जाता है कि जब पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है तभी एक इमरजेंसी लागू होगा। जब उस पर रेजोल्यूशन पास करती है तभी वो इमरजेंसी पूरे कंट्री में लगाया जा सकता है और बताया गया कौन कौन हालात में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। और मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ एनवायरनमेंट, ये कहती है कि मतलब इस अमेंडमेंट के तहत कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस और एडवाइस होगा वो प्रेसिडेंट का बाउंडिंग होगा और आर्टिकल 74 के तहत वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करती है, एक्ट बनाती है। तो इस तरह से देखेंगे प्रेसिडेंट के पावर भी पार्लियामेंट के द्वारा सबड्यूट की जाती है। और अमेंडमेंट 7 शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है, जो मैंने बताया था 3 लिस्ट है, तो यूनियन का, स्टेट और कंकरेंट, उसमें एड कंकरेंट लिस्ट में लाया जाता है एजुकेशन को, फॉरेस्ट को, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जो भी ये प्रोविज़न जो सेंट्रल लिस्ट में थे, स्टेट लिस्ट में थे, उनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि इस पर दोनों को सहमति से ही कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, कुछ उसमें प्रोविज़न ऐड किया जाता है। तो 5 सब्जेक्ट एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रोविज़न है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। और प्रेसिडेंट का जो रूल होगा वो 6 मंथ टू 1 ईयर बढ़ाया जा सकता है एक टाइम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उनके पावर को भी बढ़ाया जाएगा, जब उनके सेशन को बढ़ाया जा सकता है अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो और कोई कारणवश हो, चुनाव के हालात नहीं हो, तो उस तरह से उनके पावर को, उनके सेशन को बढ़ाया जाता है और बट उनके पावर को सबड्यूट किया जाता है एड एंड एडवाइस के बाइंडिंग बनाकर। तो इस तरह से देखेंगे सेशन तो बढ़ाने का प्रोविज़न किया जाता है लेकिन पावर को उनके घटाने का प्रोविज़न भी इस एक्ट के द्वारा किया जाता है। 44th अमेंडमेंट भी लैंडमार्क अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का आज़ादी के बाद ये इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है। ये जो 42वां अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करती है, सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी और हाई कोर्ट का अथॉरिटी का पावर कम करती है, तो उसके तहत बाद में सरकार इमरजेंसी आता है, इमरजेंसी लगाया जाता है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा पूरे देश में। और बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है और ये बोलती है कि बहुत सारे जो प्रोविज़न है वो 42वां अमेंडमेंट के द्वारा किया जाता है उसको ख़त्म कर देती है। और ये कहती है कि नेशनल इमरजेंसी तभी लागू होगा जब आर्म रिवेलियन होगा, जब कोई बाहरी शक्ति हमला करे, न कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, नहीं कि कोई क्षेत्र में कहीं आपसी डिस्टर्बेंस हो गया, किसी केस का मैटर हो गया। तो इस तरह से ये नेशनल इमरजेंसी को आर्म रिवेलियन कहती है कि जब बाहरी किसी आक्रमण से हो या देश के हालात बाहरी झेल नहीं पाए या कोई बाहर से आक्रमण कर दे, उस तरह से, न कि इंटरनल डिस्टर्बेंस या गृह युद्ध कहलाते हो, वैसे समय में आप इमरजेंसी नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस से इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उसको आर्म रिवेलियन के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे तो जैसा कि बाइंडिंग किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन का, वो बोला गया कि नहीं, जब रिटन एडवाइस जब कैबिनेट देगी और तभी आप प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। जब ये कैबिनेट रिटन लीक कर देगी तभी इमरजेंसी लगाए, जैसा कि नहीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई दी थी, वो कोई रिटन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल एडवाइस दिए थे वर्बली, उसी तरह से इमरजेंसी लगा दिया गया। सच पूछिए तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा डायरेक्ट लगा दिया गया, कोई एडवाइस नहीं था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि हेड वही होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होता है। फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था 301 के तहत, उसको फंडामेंटल राइट से हटा लेती है और 44 के तहत हटा लिया जाता है और उसे लीगल राइट बनाया जाता है। अब देखेंगे सारा मैटर इंदिरा गांधी समय जो फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी राइट का जो था फंडामेंटल राइट, उसको हटाने का प्रोविज़न किया जाता है, लेकिन बाद में इसे लीगल राइट बनाया जाता है, आर्टिकल 301 के तहत ऐड किया जाता है। और ये कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के तहत फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 28 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आप देखेंगे एडीएम जबलपुर का केस है, वो कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये कहता है
44वां अमेंडमेंट के तहत कि ख़त्म तो किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जबकि एडीएम जबलपुर का केस लैंडमार्क जजमेंट है, मतलब जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा ब्लेम हो गया। ये बहुत ही ख़राब जजमेंट था एडीएम जबलपुर का केस। अभी हाल ही न्यूज़ में भी रहता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। तो ये भी देखा गया कि 20 और आर्टिकल 21 भी ख़त्म करने का जो नेशनल इमरजेंसी के समय बनाया गया था, उसको सस्पेंड करने का अधिकार इस इमरजेंसी के तहत रिटेन कर लिया जाता है और बोला जाता है कि ये आर्टिकल इमरजेंसी के समय भी ख़त्म नहीं किया जाएंगे, ये फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से देखेंगे कि रिस्टोर किया जाता है, जो पावर छीन लिया जाता है इमरजेंसी के समय। फिर से लोकसभा का ओरिजिनल फर्म होगा वो 5 साल के लिए होगा। 6 साल के जो इंदिरा गांधी प्रोविज़न करती है, ओरिजिनल इसका 5 साल के लिए ही प्रोविज़न किया जाता है। और जो पावर इलेक्शन कमीशन का पावर होगा, जो ये डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो पावर रिस्टोर किया जाता है। इंदिरा गांधी के समय ये प्रोविज़न ले लिया जाता है तभी, क्योंकि जयनारायण केस और इंदिरा गांधी के समय उनके इलेक्शन को नल एंड वाइड, उसके इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाता है और उस सीट को डिक्लेरेशन, राजनारायण के केस, एक इंदिरा गांधी केस इंपॉर्टेंट केस है, उसके तहत राजनारायण की जीत होती है, इंदिरा गांधी की सीट खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पावर रिस्टोर करता है 44वां अमेंडमेंट। उसको अपना इंडिपेंडेंट एजेंसी मानता है, अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकता है इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का डिस्प्यूट प्रेसिडेंट के मैटर में हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो या स्पीकर ऑफ लोकसभा को। तो इस तरह से ये रिस्टोर करता है इलेक्शन कमीशन का पावर 44वां अमेंडमेंट के तहत। और राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट द प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव फ्रीली विदाउट सेंसरशिप। पहले क्या था कि मीडिया को जो भी न्यूज़ निकाल देता उनको सेंसरशिप से गुजरना पड़ा था। इंदिरा गांधी के समय, इमरजेंसी लगाने के समय, तो कोई भी न्यूज़ वाले जल्दी पेपर या लिखते नहीं थे, उन पर सेंसरशिप लगता था या तो उनके एडिटर को जेल में डाल दिया जाता। तो इस तरह से ये फिर गारंटी देता है कि चौथा स्तंभ जो मीडिया का, वो फ्रीली कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, कोई सेंसरशिप नहीं लगेगा और जो भी प्रोसीजर में या स्टेट लेजिस्लेटर में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है या कोई भी स्पीच दिया जाता है, उसको मीडिया में आप लिख सकते हैं या उस पर अपना राय दे सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे मीडिया को भी फ्रीली आज़ादी दी गई। और ये भी कहा गया कि जो भी नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो एक सेफगार्ड के तहत होगा, प्रोसीडर के तहत होगा, न कि अपने चॉइस के तहत होगा, प्रेसिडेंट या किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चॉइस से होगा। एक प्रोसीडर या जैसे हालात होंगे उसी के तहत किया जाएगा। राज्यपाल का लेटर बाइंडिंग होगा, उनके राय के अनुसार ही प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। या नेशनल इमरजेंसी तभी होगा जब रिटर्न लिया जाएगा कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस होगा, तभी नेशनल इमरजेंसी। इस तरह से देखेंगे कि उस तरह से बहुत सारे प्रोविजन में चेंजिंग किया गया। जो इंदिरा गांधी करके गई थी उसे फिर जो भी पावर सब्ड्यू हुआ था उसको रिस्टोर किया गया। और इन केस ऑफ ऑर्डिनेंस की इशू के समय जो भी अमेंडमेंट, जो भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर, जुडिक्शन पावर ख़त्म किए गए थे, जस्टिफिकेशन, वो फिर रिस्टोर किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, कोई भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो सेटिस्फेक्शन और गवर्नर का ही फाइनल जुडिक्शन जस्टिफिकेशन होगा, न कि कोई अपने मन से ही ऑर्डिनेंस ला दे। तो इस तरह देखेंगे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का भी पावर रिस्टोर किया जाता है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 और 2026 के तहत जो भी जुडिशियल रिव्यू का पावर था उसके रिस्टोर किया जाता है और हाई कोर्ट का पावर फिर अर्लियर रिस्टोर हो जाता है। और ये भी प्रोविज़न डाला गया कि प्रेसिडेंट कोई भी जो है एडवाइस या ला जो भी कंसेंट के लिए भेजेंगे प्रेसिडेंट के लिए, उसको प्रेसिडेंट सेंड बैक कर सकते हैं, रिकॉन्सिडर के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्ट बना दिया गया उस पर सिग्नेचर साइन कर दें, ऐसा नहीं होगा। अब और रिकन्सिडर किया जाता है फिर से दोबारा एडवाइस, तो बाद में दोबारा जब भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग हो जाता है। दोबारा जब भेजा जाए, पहला बार रिकन्सिडर, बहुत सारे जजमेंट है
जैसे के आर नारायण राव का मैटर है, राजेंद्र प्रसाद का इशू है, 2-3 और की भी केस, कोको कोला का इशू है। तो उस तरह देखेंगे कि जो रिकॉन्सिडर के लिए, एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट भेजे हुए हैं और उस पर पहली बार साइन नहीं करते हैं या विथ होल्ड पर रख देते हैं, तो कंसेंट नहीं मिल पाता है बिल का और वो पास भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। और 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में जो किया जाता है, जिसमें राजीव गांधी की सरकार आती है और 21 साल से 18 साल उसी समय लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में वोटिंग का एज 18 साल किया जाता है। पहले 21 साल था और उसके बाद ही 88 में ही 18 साल किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो 1988 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा एक प्रोविज़न लाया जाता है, एक्ट पास किया जाता है। इस तरह से आप, ये इम्पोर्टेंट है और पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 का है, यूपीएससी पूछ चुकी है इस पर क्वेश्चन। ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी का स्पेशल स्टेटस को लेकर है, नेशनल कैपिटल को लेकर और उसके स्टेबिलिटी और परमानेंस को लेकर एक 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया जाता है। और इस अमेंडमेंट के तहत ही लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविज़न किया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर दिल्ली का प्रोविज़न। यूपीएससी इस पर पूछ चुकी है 2016 या 17 में या 14 में यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो उसको आप, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर का हमेशा इशू रहता है, हमेशा डिस्प्यूट रहता है पावर को लेकर या कौन सीनियरिटी को लेकर। तो इस तरह से देखेंगे कि हमेशा न्यूज़ में रहता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल में भी है और पार्ट में भी ऐड किया गया है। और ये 73rd अमेंडमेंट के तहत ही न्यू पार्ट जो 9th पार्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया और जो सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है उसके तहत पंचायती राज का भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया। जिस तरह केंद्र और स्टेट होंगे उसी तरह पंचायत का भी लोकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न किया गया और 11 शेड्यूल बनाया गया जिसके तहत 29 कार्य आएंगे पंचायत के तहत, 29 फंक्शन जो आएंगे जुरिडिक्शन में आएंगे, 29 कार्य पंचायत को दिया गया। अब देखेंगे कि जैसे सेंट्रल और स्टेट का लिस्ट होता है उसी तरह 29 के कार्य जो डिवीज़न होता है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन पंचायत को दिया जाता है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया जाता है, जो अर्बन लोकल बॉडी जो म्यूनिसिपैलिटी होता है उसके प्रोविज़न ऐड किया जाता है और उसे 11A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है और इसे 12th शेड्यूल के तहत ऐड किया जाता है और पार्ट में 11th A के तहत ऐड किया जाता है। शेड्यूल 12 के तहत मैंने पढ़ाया था उसमें शेड्यूल में, शेड्यूल 12 के तहत 18 फंक्शन दिया जाता है, 18 फंक्शन म्यूनिसिपैलिटी को, 29 फंक्शन पंचायत को दिया जाता है। इस तरह से देखेंगे 73 और 74वां अमेंडमेंट 1992 में पंचायत को लेकर है, नरसिम्हा राव की सरकार उस समय रहती है। और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में किया जाता है जिसमें रीएडजस्टमेंट एंड जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का है उसमें एक प्रोविज़न का ऐड किया जाता है कि जो भी लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव का होगा वो सेंसस के तहत, जो 1991 सेंसस के तहत जिसे डिलिमिटेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या क्षेत्र का जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसके इस प्रोविज़न एक्ट के तहत किया जाता है। उसमें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन नहीं होता है, कोई उस पर केस नहीं कर सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और ये डिलिमिटेशन जो होता है उसके तहत एडजस्टमेंट जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके भूभाग का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये भी 2002 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। ये भी अभी न्यूज में हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा यूनियन टेरिटरी का, उसके डिवीज़न का अधिकार दिया गया डिलिमिटेशन बोर्ड एक्ट के तहत जो 2002 में अमेंडमेंट के तहत बना था। उसके सेंसस जो जनसंख्या के अनुसार अपना वो रीएडजस्टमेंट करती है, जो टेरिटरी होते हैं, जो बाउंड्री होता है उसी का रीएडजस्टमेंट करती है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में किया गया उसमें एक प्रोविज़न ऐड किया गया कि जो आर्टिकल 21A के तहत
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 से 14 साल के बच्चों को आर्टिकल ए के तहत फंडामेंटल राइट प्रोविजन बनाया गया और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन को देना है। तो इस तरह से आर्टिकल 21A पूछा जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसके तहत किया गया। और जो आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज था, वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के जो भी चिल्ड्रन होंगे उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी ओब्लिगेशन हो जाता है लोगों का कि अपने बच्चों के 6 से 14 साल तक बच्चे को एजुकेशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में उनका ड्यूटी है, वो बच्चों को पढ़ाएं, प्रोविज़न डाला जाता है, अनिवार्य बना दिया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत। और चेंजेज DPSP में भी चेंज किया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, जो आर्टिकल 45 के तहत किया जाता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जितने भी बच्चे होंगे 14 साल तक उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे NCERT के प्रोविज़न बुक बहुत फ्री में दिए जाएंगे या स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री में देगी। मिड डे मील भी बाद में ऐड किया जाता है, फ्री में मिड डे मील भी दिया जाएगा। तो इस तरह से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे है? तो आर्टिकल 21, 51A और आर्टिकल 45 जो चिल्ड्रन के कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन डालती है। 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में होता है। ये भी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन का बाउंड्री होता है उसके तहत 2001 के सेंसस किया जाता है। पहले 1991 के सेंसस के द्वारा किया जाता था, बाद में इसे 2001 के सेंसस के द्वारा किया जाता है। अभी जो किया जा रहा है 2011 के सेंसस के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो भी ऐसा नियम चेंज होता है, कोई एक्ट या चेंज होता है, कार्यशैली चेंज होता है, उसके तहत भी अमेंडमेंट किया जाता है। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसके तहत सेपरेट बॉडीज का 2 सेपरेट बॉडीज का क्रिएशन किया जाता है। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो आर्टिकल 38 के तहत आती है, 338 के तहत आती है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब SC/ST के तहत जो प्रोविजन में आता है उसके शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 38A के तहत किया जाता है। और शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल 38 के तहत 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेट बॉडी बनाया जाता है और आर्टिकल एक प्रोविज़न दिया जाता है 38 के तहत और 338A के तहत। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है SC/ST को लेकर। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया था। इसमें एक आर्टिकल 75(1) एक प्रोविज़न डाला जाता है कि जो टोटल मिनिस्टर और जो PM होंगे वो 35% से ज़्यादा 15% से ज़्यादा मेंबरशिप से नहीं होंगे। मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, जितने भी लोकसभा सीट है उसका 15% ही मतलब टोटल मेंबर मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और PM प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे 15%, दिल्ली के लिए 10% होता है। उस तरह से एक ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और एक क्लॉज और भी ऐड किया जाता है आर्टिकल 75(1)B, जिसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट या ओनली पॉलिटिकल, और अगर ये इसके तहत ये कहा जाता है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर या कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, अगर डिफेक्शन कोई भी डिफेक्शन के तहत ग्राउंड आउट डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं डिफेक्शन के तहत, तो मेंबर से या मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। अगर उनका सदस्यता जाएगी MP ऑफ पार्लियामेंट का या कोई और मेंबर के तहत, तो वो मंत्री पद से भी वो चले जाएंगे। तो ये प्रोविज़न ऐड किया गया था। न्यू क्लज आर्टिकल 164A ऐड किया गया, जिसके तहत स्टेट में बनाया गया कि 15% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिनिस्टर का नहीं होगा, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी स्टेट का प्रोविज़न 164A के तहत किया गया और 35A के तहत सेंटर में किया गया, स्टेट में 15% किया गया अनिवार्य। और आर्टिकल से 1B किया गया, जिसके तहत स्टेट या स्टेट लेजिस्लेटर या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई डिफेक्शन पर या किसी सजा मिली है और डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, तो उनकी सदस्यता भी चली जाएगी और मंत्री पद भी चले जाएगा अगर मंत्री बनते हैं और वो क्वालिफाई नहीं करेंगे मंत्री बनने के लिए। तो इस तरह देखेंगे कि उनका सदस्यता जाती है तो मंत्री पद से भी सदस्यता चली जाएगी। इसको प्रोविज़न किया गया। और ये जो 10 शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किया गया था कि जो में
वो अगर 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी या मेंबर सदस्य 1/3 मेजोरिटी से अगर किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 1/3 प्रोविजन किया गया। अगर ये किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं, 1/3 पार्टी टूट जाती है, तो ये 10 शेड्यूल से रिमूव कर दिया गया। इस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही इसको ख़त्म कर दिया गया। जैसे पहले था कि कोई भी 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव पार्टी के किसी पार्टी में विलय कर लेते हैं या उस पार्टी को सदस्यता छोड़ देते हैं, तो उनका एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत हो जाता था, उनका सदस्यता खत्म हो जाती थी। लेकिन ये 10 शेड्यूल के, ये आर्टिकल 91 के तहत, अमेंडमेंट के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया और बोला है कि उनकी सदस्यता नहीं जाएगी अगर 1/3 मेंबर अगर लेजिस्लेटिव पार्टी का एक दूसरे पार्टी में विलय करते हैं। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो भी चेंज होगा इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रोटेक्शन किया जाता है और ये इसे फंडामेंटल राइट बनाया जाता है आर्टिकल 19 के तहत। और डीपीएसपी 43B के ऐड किया जाता है, आर्टिकल 43B ऐड किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन के लिए। डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस तरह देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया जाता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी 43B के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एडिशन होता है। आर्टिकल 9B कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है उसे आर्टिकल 243 जे से 243 जेड टी तक प्रोविजन डाला जाता है। ये 9B शेड्यूल पार्ट 1 के तहत आते हैं। इस तरह से देखेंगे कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर है, जिससे आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट बनाया जाता है, आर्टिकल 43B के तहत डायरेक्ट डीपीएसपी बनाया जाता है और पार्ट 9B ऐड किया जाता है और उसके तहत 243 ZH से 243 ZT तक प्रोविजन किया जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, बाकी स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। और ये एनजी सिस्टम जो है उसको स्टक डाउन किया जाता है और ये आर्टिकल 124A के तहत इंसर्शन किया जाता है। बाद में एनजी सिस्टम को स्टक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और जो भी चेंजिंग पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में होता है। ये जो भी लैंड डिस्प्यूट होता है, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट होता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो उसको सेटल करने का प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लैंड जो बांग्लादेश को होते हैं इंडिया में शामिल कर लिए जाते हैं, कुछ लैंड टेरिटरी है वो बांग्लादेश को दिए जाते हैं। तो 100 अमेंडमेंट किससे है, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से प्रोविज़न के तहत है और इसमें इंडिया और बांग्लादेश के गवर्नमेंट की सहमति से दोनों का इस 100 अमेंडमेंट किया जाता है। कुछ इंडिया का पार्ट बांग्लादेश को दिया जाता है और कुछ पार्ट बांग्लादेश का इंडिया में शामिल किया जाता है। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सेटलमेंट को लेकर ये प्रोविज़न है 100। और 99th एनजे सिस्टम से है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर लिया था। जुडिशियल में चेंजिंग अपॉइंटमेंट कमीशन बनता है चेंजिंग के लिए, तो उसको खत्म, जिसे अभी क्या है कि उसमें जज ही रिकमेंड करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम है, उसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एनजेक सिस्टम का प्रोविजन डाला जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है और नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाता है, अभी भी पेंडिंग है। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में होता है। इसके तहत 246A, 269A और 279A ऐड किया जाता है और जिसके तहत जीएसटी का प्रोविज़न डाला जाता है और जीएसटी को 7 शेड्यूल में चेंजिंग किया जाता है और इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स का जो कोर्स होता है उसके तहत ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लैंडमार्क अमेंडमेंट होता है 2016 में। तो ये प्रोविज़न जीएसटी का 101 का अमेंडमेंट होता है और उसके तहत 246A, 269A और 279A आर्टिकल का एडिशन होता है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में होता है।
इसके तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रोवाइड किया जाता है। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती थी, उसके तहत आर्टिकल 338(1)(b) का प्रोविजन डाला जाता है। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी कम्युनिटी का बैकवर्ड का कम्युनिटी और रिजर्वेशन का जॉब में है, इसके तहत एक प्रोविजन डाला जाता है आर्टिकल 38(b) के तहत, और ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फिर देखेंगे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है 2019 में, ये EWS का है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो क्लास है, अपर कास्ट का जो 10% रिजर्वेशन दिया था जॉब में, इसी के तहत आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत चेंज किया जाता है। आर्टिकल जो जॉब अपॉर्चुनिटी का है और सेक्स या ओरिजिन का है आर्टिकल 15(6), और आर्टिकल 16 जो जॉब का अपॉर्चुनिटी का अवसर को लेकर है, उसके एडिशन किया जाता है। और इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, और DPSP में भी आर्टिकल 46 के तहत चेंजिंग किया जाता है। तो इस तरह से आर्टिकल 1 एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में होता है। तो उसके तहत SC/ST का जो सीट का रिप्रेजेंटेशन होता है और भी 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, और एंग्लो इंडियन के सीट का ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से हमने अभी तक 2020 तक 104 अमेंडमेंट देखा, और बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एक पेंडिंग है या अभी पार्लियामेंट में पेंडिंग है और लाने का प्रोविज़न बनाया जाए, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उससे भी किसी दिन टाइम मिलता है तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।